वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो है लेसन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका यह पार्ट 2 होगा, दूसरा भाग होगा। दूसरे भाग को आज हम लोग जो है पैराग्राफ नंबर 7 से देखेंगे। 6 तक जो है हम पार्ट 1 में देख चुके थे और 7 से हम दूसरे भाग को जो है दूसरे पार्ट में देखेंगे। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। कहा जा रहा है, हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस, क्या सभ्यता ने हम लोगों को सिखलाया है, टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, कि हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत होना चाहिए। अर्थात क्या सभ्यता ने हम लोगों को सिखाया है कि क्या एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार जो है ना मित्र के जैसा होना चाहिए, या जो है आपसे सवाल कर रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल। तो आगे कह रहे हैं द आंसर इज़ ईजी, इसका उत्तर जो है आसान है। रॉबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज पेक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ। क्या कहते हैं पेक का मीनिंग होता है चोंच मारना। तो कह रहे हैं रॉबिन्स यह एक चिड़िया है जो कि अमेरिका में भी पाया जाता है और इंग्लैंड में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं रॉबिन चिड़िया जो है वह इंग्लिश यानी इंग्लिश प्रजाति का, इंग्लैंड का, न कि अमेरिका का, यानी इंग्लिश प्रजाति का जो रॉबिन चिड़िया है वह पैक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ, वह बुजुर्ग रॉबिन को जो है ना चोंच मार करके उसे डेथ यानी उसको उसे जो है ना चोंच मारते मारते उसको मार डालती है। वेयर एज, जबकि मेन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज, यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि जबकि मेन जो है ना इंसान जो है इंग्लिश इंग्लैंड का ही, गिव एन एल्डरली मैन एंड ओल्ड एज पेंशन, जबकि इंसान जो है क्या करता है कि बड़े बुजुर्गों को वह जो है ना बड़े बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन देता है, यानी वृद्धावस्था का पेंशन प्रदान करता है। जबकि रॉबिन चिड़िया जो है वह बुजुर्ग रॉबिन को चोंच से मारते मारते उसको मार डालती है। आगे कह रहे हैं विद इन द हर्ड, यानी हर्ड का अर्थ होता है झुंड। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। तो कह रहे हैं कि विद इन द हर्ड यानी हर्ड के अंदर, झुंड के अंदर, वी आर मोर फ्रेंडली, हम अधिक मित्रवत होते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है वह अधिक मित्रवत होता है टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति, देन आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों की तुलना में, यानी जानवरों की तुलना में हमारा व्यवहार जो होता है ना जानवरों की तुलना में वह मित्रवत होता है। बट इन आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, लेकिन जब हम झुंड के बाहर होते हैं, बट इन आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, यानी झुंड के बाहर हमारा जो आचरण होता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डन बाय मोरलिस्ट्स एंड रिलीजियस टीचर्स। रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक और मोरलिस्ट यानी होता है नीति उपदेशक, यानी इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डन बाय मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर्स, यानी धार्मिक शिक्षक और नीति उपदेशकों ने बहुत सारा काम किया है और उनके बहुत सारे काम करने के बावजूद भी आवर इमोशंस आर एज फेरोसियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल, यानी हमारा जो इमोशंस होता है, हमारी जो भावनाएं होती हैं वह आर एज फेरोसियस यानी होता है भयानक, हमारी भावनाएं जो हैं वह उतनी ही भयानक होती हैं जितना कि कोई जानवर का। एंड आवर इंटेलिजेंस इनेबल्स अस, और हमारी बुद्धि विवेक जो है ना हमें इनेबल बनाती है, हमें योग्य बनाती है, हमें सक्षम बनाती है टू गिव देम ए स्कोप, और हमारी बुद्धि जो है ना इन्हें एक स्कोप प्रदान करता है, यानी कि एक विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है, विच इज़ डिनाइड टू इवन मोस्ट सेवाइज बीस्ट। सेवाइज यानी क्रूर होता है, बीस्ट यानी जीव, जो अधिकांश
क्रूर जीवों को नहीं मिला हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इंसान को इंटेलिजेंस है, हम लोगों के पास बुद्धि विवेक है, और यही बुद्धि विवेक जो है ना जानवरों को यह चीज़ नहीं मिला हुआ है। इट मे बी होप्ड though not very confidently that the more human attitude will in time come to prevail, but so far the women are not very propitious। तो यहाँ कुछ वर्ड को देख लेते हैं। ह्यूमन का मतलब होता है दयालु, और वुमेन्स का अर्थ होता है लक्षण, प्रोपिसस का अर्थ होता है मंगलकारी। तो ये कह रहे हैं कि इट में बी होप्ड, और यह उम्मीद किया जा सकता है, दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, यद्यपि बहुत विश्वास के साथ नहीं, लेकिन फिर भी यह उम्मीद किया जा सकता है दैट कि द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम, यानी आने वाले समय में हमारा जो व्यवहार होगा मोर ह्यूमन होगा, यानी अधिक दयालुता वाला हमारा व्यवहार होगा आने वाले समय में। बट सो फार द वुमेन्स आर नॉट वेरी प्रोपिसस, लेकिन जो है ना फिलहाल इसके जो लक्षण हैं वह मंगलकारी नहीं दिख रहे हैं। पैराग्राफ 8 को देखते हैं। All these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind। ये कह रहे हैं कि all these different elements, यानी ऊपर में हम जितने भी विचारों पर जितने भी सारे जो है आइडियाज़ को देखे हैं, जितने भी आइडियाज़ को देखें, ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी बॉर्न इन माइंड, यानी ऊपर में हम अलग अलग पैराग्राफ में जो अलग अलग हम डिफरेंट आइडियाज़ को देखे हैं, विचारों को देखे हैं, उन्हें अवश्य ही मस्ट बी बॉर्न इन माइंड, उन्हें अपने माइंड में रखना होगा, अपने मस्तिष्क में रखना होगा। इन कंसिडरिंग, यह विचार करने के लिए कि व्हाट आइडियाज़ हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड, कि वे कौन कौन से विचार हैं जिसने मानव जाति की मदद की है। The ideas with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds। कह रहे हैं द आइडियाज़, वह विचार, विथ विच वी शैल बी कंसर्नड, जिसके साथ हमारा सरोकार है, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, यानी पहला वह है जो नॉलेज और टेक्निक को, जो ज्ञान और तकनीक को बढ़ाने में अपना योगदान देता है। एंड, और आगे देखेंगे, एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, और दूसरा वह है जिसका संबंध नैतिकता से है, जिसका संबंध राजनीति से है। कहते हैं आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। कहते हैं कि आई विल ट्रीट फर्स्ट, मैं पहले उनसे निपटूंगा, दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक, जिसका संबंध ज्ञान और तकनीक से है। पैराग्राफ नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है देखिए, बने रहिए हमारे साथ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। डॉन का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्टेप्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और कठिन कदम, वर टेकन, उठाए गए, बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के प्रारंभ होने के पहले, इतिहास के प्रारंभ होने के पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण और कठिन कदमों को उठाया गया। एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगेन इज नॉट नन। ये कह रहे हैं एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगेन इज नॉट नन, आखिर किस स्टेज में भाषा की शुरुआत हुई यह पता नहीं है। बट वी मे बी प्रीटी सर्टेन दैट, लेकिन हम निश्चित
रूप से यह कह सकते हैं कि इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली, कि इसकी शुरुआत बहुत धीमी गति से हुई। विदाउट इट यानी इसके बगैर, किसके बगैर? भाषा के बगैर। इट वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट, बड़ा कठिन होता टू हैंड ऑन यानी सौंपना फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट वर ग्रेजुअली मेड। ये कह रहे हैं कि इन्वेंशन और डिस्कवरीज यानी खोज और आविष्कार दैट वर ग्रेजुअली मेड, जो कि धीरे धीरे हुआ। ये कह रहे हैं कि आविष्कार और खोज जो बड़ा ही धीरे धीरे हुआ, तो उन आविष्कारों को और उन खोजों को यानी जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने में बड़ा ही कठिनाई का सामना करना पड़ता। कब? यदि भाषा का विकास नहीं होता तब। आगे पैराग्राफ नंबर 10 को देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 10 को देखते हैं। आप मेरे साथ यूं ही वीडियो में बने रहें। अनदर ग्रेट स्टेप which may have come either before or after the beginning of language was the utilization of fire। ये कह रहे हैं अनदर ग्रेट स्टेप, एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम, which may have come either before or after the beginning of language, जो भाषा के शुरुआत के बाद या भाषा के शुरुआत से पहले हुआ था, वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, वह था आग की उपयोगिता, वह था आग की उपयोगिता। आई सपोज, मेरा मानना है, दैट कि एट फर्स्ट, शुरू में फायर वाज चीफली यूज्ड यानी आग का आविष्कार मुख्य रूप से हुआ होगा टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट, जंगली जीवों को दूर रखने में, वाइल आवर एंसेस्टर्स स्लेप्ट, जब हमारे पूर्वज सो रहे होंगे। ये कह रहे हैं कि आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर वाज चीफली यूज्ड टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट वाइल आवर एंसेस्टर्स स्लेप्ट। ये कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि एट फर्स्ट फायर वाज चीफली यूज्ड, कि आग का सर्वप्रथम आग का इस्तेमाल किया गया होगा टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट वाइल आवर एंसेस्टर्स स्लेप्ट, जब हमारे पूर्वज सो रहे होंगे तो उस समय जंगली जीवों को अपने से दूर रखने में आग का आविष्कार किया गया होगा। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीबल, एग्रीबल का मतलब होता है मतलब रोचक, अच्छा कह लीजिए। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीबल, लेकिन आग की जो गर्मी रही होगी वह एग्रीबल लगी होगी, मतलब अच्छी लगी होगी। प्रीज्यूमेबली, संभवतः ऑन सम ओकेजन, किसी अवसर पर, ए चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड, किसी बच्चे को डांट पड़ी होगी, फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर। ये कह रहे हैं प्रीज्यूमेबली यानी संभवतः, शायद, ऑन सम ओकेजन, किसी अवसर पर, ए चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर, यानी आग में मांस के टुकड़े को कोई बच्चा फेंक दिया होगा और संभवतः आग में मांस के टुकड़े को फेंके जाने के कारण उस बच्चे को डांट पड़ी होगी। बट व्हेन इट वाज टेकन आउट इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर, बट व्हेन इट वाज टेकन आउट, लेकिन जब मांस के टुकड़े को बाहर निकाला गया होगा, इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर, तो मांस अधिक अच्छा लगा होगा। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगेन, और इस प्रकार से भोजन को बनाने का लंबा इतिहास जो है ना की शुरुआत हो गई। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 11। आप मेरे साथ यूं ही वीडियो में बने रहें। पैराग्राफ नंबर 11 को देखते हैं। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स स्पेशली द काउ एंड द शीप मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। ये कह रहा है द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स यानी घरेलू जानवरों को पालना, स्पेशली खासकर विशेषकर द काउ एंड द शीप, विशेषकर गाय और भेड़ जैसे घरेलू जानवरों को पालना, मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर, इस चीज़ ने जीवन को प्लीजेंटर बना दिया होगा, जीवन को आनंददायक बना दिया होगा। एंड मोर सिक्योर, और इस चीज़ ने
जीवन को सुरक्षित बना दिया होगा। यानी गाय और भेड़ जैसे घरेलू जानवरों को पालने से इंसान का जीवन आनंददायक और सुरक्षित हो गया होगा। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव वैज्ञानिक। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ मानव वैज्ञानी, हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी, कुछ मानव वैज्ञानिकों के पास जो है ना अट्रैक्टिव थ्योरी है, आकर्षक सिद्धांत है, दैट द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स वाज नॉट फॉरसीन। यानी द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स यानी घरेलू जानवरों की उपयोगिता के बारे में वाज नॉट फॉरसीन, वे इसका अनुमान ही नहीं लगा पाए होंगे। यानी घरेलू जानवरों को पालने से लाभ हुआ होगा, लेकिन गाय और भेड़ जैसे पालतू जानवरों को पालने से जीवन इतना आनंददायक हो जाएगा, इस बारे में उन लोगों ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अनुमान ही नहीं लगा पाए होंगे। आगे कहते हैं, बट द पीपल अटेम्प्टेड टू टेम whatever animal their religion taught them to worship, but the people attempted का मतलब होता है प्रयास करना, और टेम का मतलब होता है पालतू बनाना। बट द पीपल अटेम्प्टेड टू टेम whatever animal, यानी लोगों ने उन्हीं जानवरों को पाला होगा, whatever animal their religion taught them to worship, यानी उनके धर्म ने उन्हें बतलाया होगा कि हमें इन जानवरों की पूजा करनी चाहिए, तो इसके अनुसार ही लोगों ने उस जानवरों को पालना शुरू किया होगा। द ट्राइब्स, वह जनजाति दैट वर्शिप्ड लायंस एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट, यानी वह जनजाति जो लायंस और क्रोकोडाइल्स, जो शेर और क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ जैसे जानवरों को जो पाले होंगे, डाइड आउट, उनका सर्वनाश हो गया होगा। While those to whom the cow or the sheep was a sacred animal prospered का मतलब होता है समृद्ध होना, खुशहाल होना। While जबकि those, वैसे लोग, to whom the cow or the sheep was a sacred animal, लेकिन वैसे लोग जो गाय और भेड़ जैसे पवित्र जानवरों को जो पाले होंगे, तो इस वजह से उनका जीवन जो है ना समृद्ध हो गया होगा। आई लाइक दिस थ्योरी, आगे बर्टन रसेल कहते हैं कि आई लाइक दिस थ्योरी, मुझे यह सिद्धांत पसंद है। एंड इन द इंटायर absence ऑफ एविडेंस, लेकिन एविडेंस के अभाव में, सबूत के अभाव में, फॉर और अगेंस्ट इट, इसके पक्ष में या इसके विपक्ष में, सबूत के अभाव में, आई फील ए लिबर्टी टू प्ले विथ इट, यानी खेल खेल में मैं यह बात कहने की आज़ादी पाता हूँ। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 12 में। मेरे साथ आप यूं ही वीडियो में बने रहें। पैराग्राफ नंबर 12 को देखा जाए। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये कह रहे हैं कि इवन मोर इम्पोर्टेंट यानी इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों को पालने से भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण वाज चीज़ें थी, वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की खोज। जानवरों को पालने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ था कृषि का आविष्कार। विच हाउएवर इंट्रोड्यूस्ड ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस इनटू रिलीजियन। देखिए, यह इंट्रोड्यूस्ड ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस यानी प्रचलन होता है, और ब्लड थर्स्टी यानी आप कह सकते हैं कि ब्लड से संबंधित रस्मों रिवाज। ये कह रहे हैं कि इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जानवरों को पालने से भी अधिक महत्वपूर्ण था कृषि का खोज। विच हाउएवर इंट्रोड्यूस्ड ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस, जिसमें ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस यानी खून से संबंधित, यानी जिसको कहते हैं बलिदानी से संबंधित प्रचलन जो है ना, इनटू रिलीजियन धर्म में आ गया।
दैट लास्टेड फॉर मेनी सेंचुरीज, जो अनेकों शताब्दियों तक यह चलता रहा। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कन्निबलिज्म। ये कह रहे फर्टिलिटी राइट्स होता है मतलब मिट्टी को उपजाऊ बनाना। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कन्निबलिज्म। कन्निबलिज्म होता है मानव को जो है ना काट खाए, यानी इंसान के मांस को खाता है। ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी मानव की बलिदानी, यानी फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व का अर्थ होता है शामिल होना। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कन्निबलिज्म। ये कह रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल कि खेती के खोज हो जाने के बाद जो है ना, यानी मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए मानव बलि और मानव के मांस को जब खाने लगा और मानव की जब बलि चढ़ाई जाने लगी, तो इससे क्या होने लगा, फर्टिलिटी राइट्स यानी इसमें जो है ना, यानी ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो है ना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसी परंपरा खेती के साथ शुरू हो गई। मोलोक, ये एक स्टैच्यू है, एक मूर्ति है जिनको जो है मानव की बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी। मोलोक वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। यानी मोलोक जो है ना, ये मोलोक जो हैं वुड नॉट हेल्प, ये मदद नहीं करेंगे द कॉर्न टू ग्रो, अनाज को बढ़ने में ये मदद तब तक नहीं करेंगे जब तक अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, जब तक बच्चों की बलि न चढ़ा दी जाए तब तक मोलोक जो है अनाज को बढ़ने नहीं देंगे। A similar opinion was adopted by the evangelicals of Manchester in the early days of industrialism। ये कह रहा है a similar opinion यानी इसी तरह का एक और विचार was adopted को अपनाया गया by evangelicals के द्वारा। इवेंजेलिकल्स ये क्या होते हैं, यानी ईसाई, वह व्यक्ति जो ईसाई धर्म को मानता है, वह व्यक्ति जो बाइबिल को मानता है। तो ईसाई धर्म यानी ईसा मसीह और बाइबिल पर जिन लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास होता है उन्हें एवेंजेलिकल्स कहते हैं। और मैनचेस्टर यह जगह है जो कि इंग्लैंड में है। तो ये कह रहा है ए सिमिलर ओपिनियन वाज एडोप्टेड, इसी तरह के एक विचार को अपनाया गया बाय द एवेंजेलिकल्स ऑफ मैनचेस्टर, मैनचेस्टर के एवेंजेलिकल्स के द्वारा इसी तरह के विचार को अपनाया गया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, यानी औद्योगिकरण के प्रारंभिक दिनों में मैनचेस्टर के एवेंजेलिकल्स के द्वारा इसी तरह के विचार को अपनाया गया। When they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day, ये कह रहा है when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day, यानी जब 6 वर्ष के बच्चे से 12 से 14 घंटे तक काम कराया जाएगा, तो काम कराया जाए इन कंडीशंस दैट कॉज्ड मोस्ट ऑफ देम डाई, यानी 6 वर्ष के बच्चे से 12 से 14 घंटे तक काम कराया जाए और इस हालात में काम कराया जाए कि काम को करते करते उनकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा करने से जो है ना कपड़ा उद्योग में अधिक से अधिक कपड़ा का निर्माण होगा। इस तरह का रस्म रिवाज जो है ना शुरू हो गया। इट हैज़ नाउ बीन डिस्कवर्ड, आज हम इस बात को जान चुके हैं दैट की ग्रेन विल ग्रो, कि अनाज का पैदावार होगा, एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, और सूती वस्त्र का निर्माण होगा विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब होता है शिशु, यानी शिशु के रक्त के सिंचाई के बगैर कॉटन गुड्स भी बनेंगे, सूती वस्त्र भी बनेंगे और अनाज भी होगा, अनाज का पैदावार भी होगा। आज हम इस बात को जानते हैं।
In the case of grain, the discovery took thousands of years. In the case of grain यानी अनाज के मामले में द डिस्कवरी टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी अनाज का खोज होने में हजारों वर्ष का वक्त लगा। इन द केस ऑफ कॉटन गुड्स, जबकि सूती वस्त्र का निर्माण होने में हार्डली अ सेंचुरी, मुश्किल से 100 वर्ष का वक्त लगा। सो परहैप्स देयर इज़ सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। सो इसलिए परहैप्स संभवतः देयर इज सम एविडेंस, कुछ साक्ष्य हैं, कुछ प्रमाण हैं ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, कि संसार में इंसान ने प्रगति की है, इस क्षेत्र में कुछ एविडेंस है। अंतिम पैराग्राफ को देखते हैं। अंतिम पैराग्राफ, बने रहें मेरे साथ। देखिए अंतिम पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक होता है यानी प्राक इतिहास, यानी प्राक इतिहास का अंतिम खोज वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, वह था यानी लेखन कला का विकास। विच वाज इंडीड अ प्री रिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास लेखन के लिए प्री रिक्विजिट होता है, आवश्यक होता है, जो इतिहास लेखन के लिए आवश्यक होता है। ये कह रहे हैं द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग विच वाज इंडीड अ प्री रिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री। ये कह रहे हैं कि प्राक इतिहास का अंतिम खोज था लेखन कला का विकास, जो इतिहास लेखन के लिए आवश्यक होता है। राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली, यानी राइटिंग लाइक स्पीच यानी बोली की तरह, भाषा की तरह लेखन कला का विकास ग्रेजुअली, धीमे धीमे हुआ, धीरे धीरे हुआ। एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइंड टू कन्वे ए मैसेज, और एंड इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन टू कन्वे ए मैसेज, यानी अपनी बातों को रखने के लिए पिक्चर को बनाया जाता था, तस्वीर को उकेरा जाता था अपनी बातों को सामने वाले के समक्ष रखने के लिए। इट वॉज प्रोबेबली एज ओल्ड एज स्पीच, और यह संभवतः इतना ही पुराना है जितना कि बोली। बट फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबल राइटिंग एंड थैंक्स टू द अल्फ़ाबेट वाज ए वेरी स्लो इवोल्यूशन। ये कह रहे हैं बट फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबल राइटिंग, यानी तस्वीर से लेकर के शब्दांश लेखन तक, एंड देंस टू द अल्फ़ाबेट, और फिर वहाँ से वर्णमाला, वाज ए वेरी स्लो इवोल्यूशन, यानी इन सब का जो विकास हुआ बड़ा धीमे गति से इन सब का विकास हुआ। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी चीन में अंतिम कदम कभी उठाया ही नहीं गया। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।